आवाज आ रही है? अच्छा जी, अभी थोड़ी है। मेरे पास कल वाली फाइल नहीं है अभी, जिसमें मैंने कल का लेक्चर डिलीवर करा था। सही है, जो वर्ड की फाइल होती है जो मैं स्क्रीन शेयर पे लाता हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कल की क्लास में मुझे इतना तो याद है कि मैंने यूनाइटेड नेशन स्टार्ट करा था। सही है, लेकिन सिर्फ इतना बता दें कि मैंने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा दी होगी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाया था। हाँ जी, आप लोगों में से कितने थे कल वाले? कल की क्लास की थी? क्यों? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे क्यों नहीं? पूरे दिन नहीं? बहुत बड़ी टोपी हो छोटे आदमी। और भाई तुम्हारा स्मार्ट बोल गया मूड नहीं हो, सही का बोलो ना, मूड नहीं हो रहा था, मूड नहीं था। अभी मूड बना लो, देख लो देख लो, चल देख लो, अभी मूड सबका बना है। कहाँ पे लगा नहीं करो, अभी नहीं आई हो दुनिया आप जुटा लो। जब लिंक को क्लिक कर रहे थे नहीं खुल रहा था, बाकी सब खुल जाता है, ये नहीं खुल रहा था। काम की चीज नहीं खुलती तो कुछ टमाटर नहीं कराए ना, स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने वर्ल्ड वॉर 1 का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, वर्ल्ड वॉर 2 का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। ये बंद करो, एक्स का कॉलम भी पढ़ना है। ये बच्चे क्यों नहीं है? बस आधे तो क्लास में बैठे हैं। आज मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा। कैसा हो जो नहीं आया वो गया, बच्चे टाइम। और तुम्हारा पहला दिन बच्चा अब हमने जो चीज़ें स्टार्ट कर दी थी जरा मैं उसमें लेकर आऊँ। सबसे पहले मैंने हम वर्ल्ड वॉर 1 में गए। हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब हुई, 1914 टू 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुई। सही है, वर्ल्ड वॉर 1 के मैंने स्ट्रक्चर पूरा बता दिया था। ये जो बच्चे कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, सही है, यानी कि कल मैंने मतलब जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होता है मेरा, उसमें मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। नया चैप्टर हमारा कौन सा? 3rd चैप्टर। अब तक 2 पोइट्रीज 2 चैप्टर हो चुके हैं। सही है, 2 पोइट्रीज एंड 2 चैप्टर हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर्स और 3 पोइट्रीज हो गई, हैबिट ऑफ कंटेम्पररी भी हो गया। तो इस तरीके से अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है सीक्वेंस से। अब जो निकल गया है उसका एक तरीकेकार है, तो उसके पास लेक्चर्स हैं। उजैर भाई को सब जानते हैं, उजैर भाई से रब्ता करें, वो आपको बता देगा कि किस जगह पे अपलोडेड है वो लेक्चर्स। शुरू के जो लेक्चर्स है ना, जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता तो उस टाइम के लेक्चर्स मिस हैं, लेकिन उसके अलावा लेक्चर सारे मिल जाएंगे। और जैसे ही नेक्स्ट मंथ से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो जिन ग्रुप्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने उसमें बैठ के पढ़ना है मुझसे, या अगर टीचर चेंज करना होगा तो दूसरे से पढ़ लेना, तो वो आपको बता देगा। मतलब जिस भी टीचर से आप पढ़ेंगे वो आपको अपने तरीके से स्टार्ट कराएगा। तो अगर मेरे भी नए सेक्शन में आप बैठेंगे तो उसमें मैं शुरू से स्टार्ट जो है वो जब स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरीके से हमने जो है वो इन द बिगिनिंग किक ऑफ करना है मामले को। अब इसका लेक्चर 1 कंप्लीट है। इस चैप्टर का लेक्चर 1 कल की क्लास में हो चुके हैं। इस चैप्टर का
लेक्चर 1 जो है, इस चैप्टर का लेक्चर 1 जो है वो कल की क्लास में हो गया था। अब अगर कल की क्लास में वो हो गया तो यानी कि अभी मैं अगर वो दोबारा पढ़ाऊंगा तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो लेक्चर रिकॉर्डेड है। सिर्फ आपको यूट्यूब पे वो लेक्चर देखना होगा, 30 मिनट्स का लेक्चर है, वो देखेंगे आप कनेक्शन में आ जाएंगे किस तरीके से वो चैप्टर का स्टार्ट मैंने करा था। सही है। अब मुझे ये बताओ, जिन बच्चों ने कल की क्लास ली थी, इधर जितने भी लड़के बैठे सारे फारिग हैं, किसी ने कल की क्लास नहीं ली हुई, जो ये ऑनलाइन बैठे हुए हैं बच्चे, सिर्फ मुझे इतना बता दें, वर्ल्ड वॉर 2 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये तो सारे फारिग हैं, उनसे पूछो। नहीं आए तो मेरा मतलब नहीं, लीजिए क्लास घर पे जाके ले लेना, समझ आ जाएगा क्या बातें हुई। स्टार्ट कर सर, स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट मतलब स्टार्ट इन अ सेंस मैंने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ानी स्टार्ट कर दी थी। सर आपने एलाइज और एक्सेस के नाम लिखवाए थे, बस सही है, थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए। अब देखें, वर्ल्ड वॉर 1 का स्ट्रक्चर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में एक पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उस पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन किस गोल के साथ बनी थी? टू प्रिवेंट वॉर एंड टू मेंटेन पीस। लीग ऑफ नेशन किस गोल के साथ बनी थी? टू प्रिवेंट वॉर एंड टू मेंटेन पीस। देखो, दुनिया में पहली जंग हुई, जंग अजीम। जंग अजीम का मतलब है जब दुनिया कोलाइड करी। वैसे तो कंट्रीज के बीच की वॉर जो थी वो चलती आ रही है जब से दुनिया बनी उस टाइम से। हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 1 की, द ग्रेटेस्ट वॉर इन हिस्ट्री। सही है। जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है मेरे बच्चे, तो वर्ल्ड वॉर 1 दो ग्रुप के बीच में हुई थी। अब जिन बच्चों ने कल का लेक्चर लिया हुआ है उनको बहुत अच्छी बात समझ आ रही होगी, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया हुआ जब वो आज जाके देख लेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगा मैं क्या फरमा रहा हूँ ये कहानियाँ। तो एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच में वो वॉर हुई थी। एलाइज के अंदर कुछ मुल्क थे, सेंट्रल पावर्स के अंदर कुछ मुल्क थे। सही है। सेंट्रल पावर ने क्यों जंग लड़ी वो सारे रीजन मैंने बताए। एलाइज ने किस तरीके से डिफेंड करा, एलाइज जीते किस तरीके से, जीतने के एंड में उन्होंने दुनिया में क्या बना दी? पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इसका काम क्या होगा? दुनिया में अमन कायम करना। पीस अमन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पीस कायम करेगी। जैसे इमेजिन कर लो, दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, मैं बीच में जाकर सुलह करवा रहा हूँ, अमन बरकरार करा रहा हूँ, तो मैं पीस रिस्टोर करा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? अमन बना रहा हूँ, दोनों के बीच में पीस मेकिंग कर रहा हूँ। सही है। तो पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? दुनिया की, जो कि कंट्रीज के मसाइल सुनेगी, उन मसाइल को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी, एंड जब वो रेक्टिफाई हो जाएंगे तो वो सोल्यूशन है हमारे पास। सही है। एक काम करोगे, खोल दोगे पिक्चर, ठीक है? ऐसे आप और मैं सब मर जाएंगे तो थोड़ी देर। पूरा खोल दो, पूरा खोल दो। हाँ, वेंटिलेशन तो चले, थैंक यू। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई, सबने सुना है कि दुनिया में दूसरी जंग भी हुई। इसका मतलब है जो ये लीग ऑफ नेशंस बनी, जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ये किस गोल के साथ बनी थी? टू प्रिवेंट वॉर एंड टू मेंटेन पीस। लेकिन क्या जंग रुकी दुनिया में? दूसरी जंग हुई। इसका मतलब है लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, नाकाम हो गई। इसका मतलब है लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, लीग ऑफ नेशंस नाकाम हो गई। सही है। 1918 यानी कि 1918 वो टाइम जब लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन होती है, बट ये फॉर्मेशन या ये पीस की रेस्टोरेशन थी वाज नॉट लास्टेड लॉन्ग एंड इट लास्टेड टिल 1939। एंड जब मैंने वर्ल्ड वॉर 2 का स्ट्रक्चर बनाया तो ये भी बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन, कब कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट होती है एंड इट एंडेड। एंड एंड कब हुई थी? पढ़ गया है? बहुत अच्छा। 1945 यानी कि 6 साल 1 दिन। कितना टाइम? 6 साल और 1 दिन। ये वो टोटल टाइम था जो जंग को लगा। सही है। ये वो टोटल टाइम था जो जंग को लगा या ये वॉर चलती रही।
सही है। अब अगर वर्ल्ड वॉर वन दो ग्रुप्स के बीच में हुई थी तो वर्ल्ड वॉर टू भी किसी ना किसी ग्रुप के बीच में ही होगी। कितने ग्रुप थे भाई? दो। एक ग्रुप था एलाइज और दूसरा ग्रुप था एक्सेस। यानी कि एलाइज की वॉर किसके साथ थी? वर्सेस एक्सेस के साथ। अब एलाइज के अंदर कुछ मुल्क और एक्सेस के अंदर कुछ मुल्क होंगे, सही है। ऐसे तो काफी सारे मुल्क थे दोनों ग्रुप्स में। मैं उन ग्रुप्स के नाम लिख रहा हूं जो काफी प्रोमिनेंट थे या आप कह लें लीडिंग फ्रंट्स पे थे। यूके, सही है। यूके के बाद चाइना, फ्रांस। वैसे तो ये था सोवियत यूनियन, सही है। लेकिन सोवियत यूनियन 1991 में टूट जाता है 14 मुल्कों के अंदर। तो उसमें अब क्या है? वो रशिया, सही है। यूएसए था, लेकिन यूएसए एंड में आया था। यूएसए आया नहीं था, यूएसए को लाया गया था। कैसे लाया गया था ये भी बताऊंगा, सही है। और एक छोटी कंट्री जिसका होना ना होना कोई फायदेमंद तो नहीं था क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन बताया क्यों गया है इस कंट्री का इधर कि वो कंट्री थी पोलैंड, जिससे जंग जो थी वो एक तरीके से स्टार्ट हुई थी। आप कहते हो किक ऑफ पॉइंट होता है, वो किक ऑफ पॉइंट था ये, सही है। अब हम देख रहे हैं, ये हमने ग्रुप देख लिया। ये ग्रुप कौन से थे? जो एलाइज के अंदर ताकतें थी। अब हम जा रहे हैं कंट्रीज कौन सी? जो एक्सेस के अंदर थी। एक्सेस के अंदर ज्यादा मुल्क नहीं थे। लीड कौन कर रहा था? जर्मनी। जर्मनी के अंदर याद रखिएगा जो लीडिंग पार्टी थी वो कौन सी थी? नाटजी जर्मनी थे। नाटजी पार्टी थी जो क्या कहते हैं, हुकूमत कर रही थी। फिर आपने देखा था कि जापान एलाइज की तरफ से वर्ल्ड वॉर वन में लड़ा था, लेकिन जापान के साथ क्या हुआ था? और जापान को लैंड जो जीते थे वो नहीं मिला था। जापान को एक तरीके से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया था। ये बातें भी आपने देखी, ऐसा ही था ना। अब जापान क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद से काफी ज्यादा नाराज था, गुस्से में था, तो जापान का चला गया दूसरी साइड पे। तो वर्ल्ड वॉर टू उसने दूसरी साइड से लड़ी, समझ आ रही है। इसके अलावा वही वर्ल्ड वॉर वन वाली कंट्रीज यानी कि बल्गारिया, रोमेनिया, ऑस्ट्रिया एंड एक और कंट्री थी लीडिंग, इटली। ये वो मुल्क थे, वैसे तो बहुत सारे थे, ये वो मुल्क थे जो लीडिंग थे। इनके वजह से जंग हुई या ये वो थे जिन्होंने पावर सेट करी, सही है भाई। अब जर्मनी उस वक्त, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ से अब स्टार्ट करने वाले। अब जंग क्यों स्टार्ट होती है दूसरी, क्या होता है क्या नहीं होता? दुनिया में टेंशन बहुत थी उस टाइम, एंड एक चीज कंफर्म थी कि वॉर, जंग होनी है, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एंड उसका टेंशन का हल एक ही निकल रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट जो इतने थे उसका हल एक ही निकल रहा था, और वो क्या था? वॉर। विदाउट वॉर देयर वाज नो प्रोबेबल सोल्यूशन, सही है। एवरी सोल्यूशन दैट वाज लाइक इन फ्रंट ऑफ द आईज और इन फ्रंट लाइक इन द माइंड ऑफ पीपल, वो सारा का सारा सोल्यूशन क्या था? दैट आंसर क्या होगा? वॉर। अब लीडिंग पार्टीज जो थी, मैंने आपको देखा, हमने जब स्टार्ट करा था तो मैंने बताया था यूएस ने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भी पार्ट नहीं लिया था। वो सिर्फ एंड में आता है जब पूरे तरीके से एलाइज हारने वाले थे, तो यूएस एलाइज को ज्वाइन करता है और यूएस जंग लड़ना स्टार्ट करता है 1917 में, बिल्कुल आखिरी साल लड़ा और उसने जंग जितवा दी। फिर वो निकल गया। लीग ऑफ नेशंस का पार्ट भी यूएस नहीं बना था। यूएस ने कभी भी इस तरीके की चीजों के अंदर पार्ट नहीं लिया था इन द पास्ट, है वो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था, क्योंकि जंग लड़ना क्या है? बेकार। एक चीज याद रखें कि आज दुनिया में सुपर पावर कौन है? अमेरिका, सही है। अब ये कैसे होता है, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रेजेंट वर्ल्ड पावर कौन है? प्रेजेंट वर्ल्ड पावर कौन है? यूएस। ये कैसी पावर है? डिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर्ड यानी कि सबको पता है, कोई इससे पंगा नहीं इस टाइम ले सकता, समझ आ रही है। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू दुनिया में दो सुपर पावर्स आती हैं। यानी कि 1945 में जब जंग खत्म होती है तो दुनिया में दो अनडिक्लेयर्ड पावर्स आ जाती हैं। दो अनडिक्लेयर्ड पावर आती है, एक यूएस एंड दूसरा रशिया। रशिया क्यों पीछे चला गया?
यूएस क्यों आगे आ गया, ये सब की ग्राउंड रियलिटीज है। इसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी थी, सही है। जो अंडर द टेबल पाकिस्तान ने डील करी यूएस के साथ है, अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट होता है, अफगान वॉर होती है, रशिया अफगानिस्तान पे तालिबान के साथ जंग पे चला गया, पूरे तरीके से शिकस्त हो गई। अमेरिका अफगान तालिबान को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, समझ आ रहा है? क्योंकि आपका दुश्मन है और उसका जो दुश्मन है उसके साथ आप मिलकर इसको हराने की कोशिश करोगे ना। तो यूएस का दुश्मन कौन था उस टाइम? रशिया था, रशिया आज भी है, लेकिन वो उसके साथ सीधी सीधी जंग पे नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि यूएन बन चुका था, सीधी सीधी जंग पे नहीं जा सकते थे। तो रशिया को वीक करने में यूएस का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब देखा कि रशिया का दुश्मन कौन है? अफगान मुजाहिदीन, अफगान तालिबान, तो यूएस ने क्या कहा, मेरे दुश्मन का वो दुश्मन जो है वो कौन है? मेरा दोस्त। दोस्त ऐसे नहीं कि मैं उसके साथ दोस्ती गले बुला लूंगा, घर बुला लूंगा, गले लगा लूंगा, नहीं, दोस्त ऐसा कि उसको मतलब तक यूज करो। रशिया से लड़ने के लिए अफगान मुजाहिदीन को असला जो मिला वो किसने दिया? यूएस ने। वो असला गया कहां से? पाकिस्तान की सरजमीन से, सही है। तो ये वो टाइम था जब रशिया वीक होता है एंड यूएस पावर आता है। लेकिन अगर मैं 1945 तक बात करूं, अगर 1800 से लेकर 1945 तक बात करूं, तो दुनिया में अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर जो थी वो कौन थी? कोई नाम लेता आएगा? नहीं, सुपर पावर जो था वो कौन था? यूके। 118 145 ईयर्स, कितना टाइम? 145 ईयर्स तक यूएस जो था, यूके जो था वो दुनिया में वर्ल्ड पावर बना रहा। अब जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की क्लास ली हुई उनको ये बात पता थी कि यूके ने ही वर्ल्ड वॉर 1 में भी लड़ना स्टार्ट करा और एंड तक लड़ता रहा। वो तो सिर्फ यूएस ने सपोर्ट कर दी तो वो जीत गया, ऐसा ही है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 देख रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी ऐसा ही होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि ताकतवर जो था वो कौन था? यूके। यूके ने, देख रहे हैं, यूके स्टार्ट में नजर आ रहा है, यूके, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन। यूएस तो बहुत एंड में आया, तो वो भी आया नहीं था, उसको जबरदस्ती नहीं होता आ जाओ तुम भी आ जाओ लड़ो, उसको लाया गया जबरदस्ती खींच के। तो वो कैसे लाया गया, अब वो डिस्कस करना स्टार्ट करो। तो बताने का मकसद क्या था, ये कि ये सुपर पावर था और ये वीक हो गया। ये वीक कैसे हुआ? जंगें लड़ने से। जंग आपको 10 साल पीछे ले जाती है, इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेटेजिकल एंड डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर आपको 10 साल पीछे ले जाती है जंग। ये चीजें बड़ी नोटेबल होती है। अब वॉर तो होनी थी, वॉर के अलावा कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। देयर वाज वन सोल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स एंड दैट वाज वॉर। वॉर हैज टू बी फॉट, सही है। एंड वॉर लड़ने के लिए जर्मनी और जापान अकेले ही ताकत में काफी थे। जर्मनी अकेला ही काफी था। जर्मनी सिर्फ इधर अगर यूएस नहीं होता तो जर्मनी पूरे एक को हरा सकता था। अडोल्फ हिटलर का नाम आपने सुना होगा, उस टाइम हिटलर ही इनका ऊपर आता वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जर्मनी का, सही है भाई। वॉर स्टार्ट किससे होती है? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सेम कलर से। जर्मनी ने, जर्मनी का नेबरिंग कंट्री है पोलैंड। अगर आपने पोलैंड, स्वीडन, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इनके नाम अगर सुने हैं, यूक्रेन, तो ये सारे जर्मनी के नेबरिंग कंट्रीज हैं, सही है। तो यहाँ से जंग स्टार्ट होती है। जर्मनी ने किस पे अटैक कर दिया? पोलैंड पे। पोलैंड एक बेचारा गरीब सा मुल्क, आप मतलब समझ एक बंगले वाले ने एक झोंपड़ी के ऊपर अटैक कर दिया, ये वाला छोटा सा मुल्क, सही है। वार्सो इसका कैपिटल। अब जो है वो कुछ डेवलपमेंट है, लेकिन पहले पोलैंड बहुत एक छोटा सा मुल्क था। अब जब आपने एक एलाय बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया था एलाय का मतलब क्या होता है, कंट्रीज की फ्रेंडशिप। एलाय का मतलब क्या होता है? कंट्री की फ्रेंडशिप, सही है। जैसे कि तुम और ये दो बंदे एक मुल्क है और इनकी दोस्ती, पाकिस्तान चाइना जो है वो एक दूसरे के एलाय, एलाइज है, सही है। इंडिया अमेरिका एक दूसरे के एलाइज है, अमेरिका इजराइल एक दूसरे के एलाय है। इस तरीके से एक से ज्यादा होंगे तो एलाय और फिर बहुत सारे तो एलाइज। ये सारा एक एलाय है, ये सारे एक एलाय थे, सही है। तो सपोर्ट पे कौन आया? पोलैंड की यूके। यूके कूदा मैदान में। यूके के बाद चाइना भी कूद गया, साथ ही साथ फ्रांस भी, सोवियत यूनियन भी। यूएस को छोड़कर बाकी जितने मैंने नाम लिखे सारे आपस में जंग लड़ रहे थे।
यूएस को छोड़कर बाकी सारे जंग लड़ रहे थे, समझ आ रहा है? एक्सेप्ट यूएस, एवरीबडी वाज फाइटिंग, एवरीबडी वाज बिजी इन फाइटिंग वॉर, सब जंग लड़ रहे थे। 1939 स्टार्ट होती 1 सितंबर और ये वॉर चल रही थी जिसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। वॉर चल रही है चल रही है चल रही है और बस चली जा रही है, लग नहीं रहा था कब खत्म होगी। 100 इधर मर रहे हैं तो 80-90 उधर भी मर रहे हैं, 1000 इधर मर रहे हैं तो 1100-1500 उधर मर रहे हैं। तो ये हजारों की तादाद नहीं थी, ये लाखों की तादाद थी। अगर आप सिर्फ गूगल करें ना कि वर्ल्ड वॉर 1 कैजुअलिटीज या वर्ल्ड वॉर 2 कैजुअलिटीज, तो मिलियंस के अंदर आपको फिगर नजर आएगा कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, और मैं मिलियंस की बात कर रहा हूँ। तो कितने मिलियंस सोल्जर जो थे वो मारे गए थे दोनों साइड्स के ऊपर। होता क्या है, सिर्फ लोगों की जान जाती है, वो भी हाँ सिपाही, बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं। लड़ता कौन है? फौजी, उसको जाके लड़ना और उसी को जाके मरना है एक तरीके से। अब यूएस नहीं आया था, यूएस को कब लाया गया? 1942 में। यूएस को कब लाया गया? 1942 में, और यही वो टाइम था जब जंग का रुख बदलता है थोड़ा सा। 1942 was the year when Japan attacked the US. जापान ने क्या करा? यूएस पे अटैक करा। अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी, तो इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है इसी अटैक के ऊपर जो जापान ने यूएस पे करा था। अगर कभी टाइम मिले तो देखिएगा। जापान बहुत अच्छे, राफे ने बता दिया, पर्ल हार्बर अटैक बहुत अच्छे, बेहतरीन। पर्ल हार्बर पे जो अटैक था वही है, अभी बता रहा हूँ इसके बारे में। जापान ने अटैक करा यूएस के ऊपर क्योंकि उसको पता था कि अगर यूएस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता तो हम एलाइज को नहीं हरा सकते उस टाइम तक, क्योंकि यूएस बच जाएगा अकेला। तो यूएस की इन्वॉल्वमेंट भी वॉर में होनी चाहिए, और प्लस उसको पर्सनली ग्रज था यूएस के साथ जो कि उसको निकालना था। तो जापान अटैक यूएस, यूएस की जिस जगह पे अटैक हुआ था उस जगह का नाम था पर्ल हार्बर। यूएस की जिस जगह पे अटैक हुआ था उस जगह का क्या नाम था? पर्ल हार्बर। अब ये पर्ल हार्बर जो है ये था यूएस का सबसे बड़ा नेवल बेस। नेवी बेस समझते हैं क्या होता है? आर्मी बेस होते हैं, एयरफोर्स के बेस होते हैं, ये नेवी का बेस था जिसके ऊपर इनके ऑलमोस्ट आप कह लें 60 to 70% इनका आर्मी का इक्विपमेंट जो था वो सारा कहाँ था? पर्ल हार्बर पे था। नेवी का इक्विपमेंट सॉरी वो कहाँ था? पर्ल हार्बर पे। जापान के करीब करीब कितने आते हैं? 468 फाइटर प्लेन्स। कितने? करीब करीब 470 फाइटर प्लेन्स आते हैं, जापानीज फाइटर प्लेन्स आते हैं, और वो क्या करते हैं? आके बॉम्बार्डमेंट, वो क्या करते हैं? बॉम्बार्डमेंट करते हैं। बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक बॉम्ब, मतलब पूरा गोला बारूद बरसा देना, और उस गोला बारूद बरसाने के रिजल्ट में क्या होता है कि पर्ल हार्बर का नामो निशान मिट जाता है, खत्म, मतलब पूरा तबाह कर दिया। और जितने भी वहां पे इनके नेवी के ऑफिसर्स थे, जो इनके कैंप थे, जो इनके एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स रुके हुए थे, या जो इनकी बाकी फोर्सेस थी, सारी मारी जाती। पर्ल हार्बर पूरा नीस्तो नाबूद कर दिया। किसने? जापान ने कर दिया, उस कंट्री के साथ जो सिर्फ दुनिया में इकलौती उस टाइम न्यूक्लियर पावर था। सही है? जापान ने ये अटैक उस कंट्री पे करा जो दुनिया में इकलौती, सिर्फ एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर हथियार था, न्यूक्लियर बॉम्ब थे जिनके पास। सही है? The only country to have nuclear power at that time. तो जापान के साथ क्या करा होगा यूएस ने? सही है? एकदम तो जवाब नहीं दिया, एकदम जवाब नहीं दिया, उसका टाइम लगा। एकदम जवाब नहीं दिया, उस अटैक में लगा टाइम। एकदम ऐसे नहीं कि आज आपने मार दिया कल ही अटैक कर दिया, नहीं। समझ जाओ, कर लो जो तुम्हें इंतजाम करना है, और अब देखो क्या होगा। फिर यूएस
launched 2 nuclear bombs at हिरोशिमा एंड नागासाकी। 2 बॉम्ब मारे। हाँ अनडिक्लेयर्ड था भाई, लेकिन था वही, उसके अलावा और कोई नहीं था। अब यूएस लॉन्च 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। बिल्कुल राफे ने ठीक कहा, डिक्लेयर्ड नहीं था। जैसे आज तो डिक्लेयर्ड है ना, पाकिस्तान भी डिक्लेयर्ड है, इंडिया भी डिक्लेयर्ड पावर है, सही है। ईरान डिक्लेयर्ड नहीं है, ब्राजील डिक्लेयर्ड नहीं है, यूक्रेन डिक्लेयर्ड नहीं है, सही है। इन्होंने बनाया और उसके बाद सप्रेशन में ले आए। लेकिन यूएस भी उस टाइम बनाया हुआ था, पता था कि सिर्फ इसी के पास है और किसी के पास नहीं है, सही है। उसने 2 बॉम्ब मारे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पे, और ये 2 बॉम्ब ने जापान की बैकबोन तोड़ के हाथ में दे दी। 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे जिन्होंने जापान की मतलब हड्डियां एक तरीके से नहीं होता क्रश कर देना, एक तरीके से जापान को क्रश कर दिया। जापानीज कौम दुनिया में वो कौम थी जो कभी हार नहीं मानती थी, गिव अप नहीं करती थी, सरेंडर नहीं करती थी। इन शॉर्ट जैप्स आर दी ओनली पीपल हु नेवर सरेंडर्ड, जो कभी सकम नहीं करते थे। लेकिन एट दैट टाइम दे सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ यूएस कि अब हम पे और बॉम्ब नहीं मारना, हम सरेंडर करते हैं, वट एवर योर टर्म्स आर वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, सही है। इधर से जर्मनी के साथ जापान जो पावर में था, जापान के साथ तो हो गया सत्यानाश। जापान का एक तो तरीके से हो गया बुरा हाल हो गया, जर्मनी अकेला बचा। और अमेरिका ने सिर्फ उसकी बात ऐसे ही नहीं मानी, उसने कहा अभी बताते हैं अभी तुम्हें डैडी कौन है। अभी उसने समझाया, देखो आज जापान के पास, जापान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी कोई आर्मी नहीं है। ना तो जापान के पास आर्मी है, ना जापान के पास एयरफोर्स है, ना जापान के पास नेवी है। ये यूएस ने मनवाया था उनसे कि आप कभी भी अपनी आर्मी नहीं बना सकोगे, नेवी नहीं बना सकोगे, एयरफोर्स नहीं बना सकोगे। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब एक और आ रहा है, सही है। और जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए हर साल लाखों मिलियन डॉलर्स पे करता है, किसको? यूएस को। अब अगर जापान की किसी से जंग होती है तो कौन सी आर्मी जाएगी प्रोटेक्ट करने? यूएस की आर्मी जाएगी, क्योंकि वो उसको पैसे देता है अपनी प्रोटेक्शन के। इतनी डेवलप कंट्री दुनिया के अंदर, इतनी पावरफुल कंट्री, अभी भी वो इकोनॉमिकल ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन फिर भी वो यूएस के इस एग्रीमेंट के आगे कुछ नहीं कर सकती, सही है। 10 मिनट रह गए बच्चों, खत्म होने वाला है, तो ये देखते रहिएगा, सही है भाई। अब वो वीक हो गया, वो सब कुछ हो गया और यूएस पावरफुल था, एंड थस जर्मनी की भी हार होती है। जर्मनी ने भी कुछ गलत फैसले करे, एंड एडोल्फ हिटलर जो था, कुछ किताबों के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को फांसी लगा दी थी जब वो सर्बिया के मुकाम पे फंस गए थे। कुछ लोग कहते हैं उनको पकड़ लिया गया था और मार दिया गया था। हिटलर ने गलत स्टेप ये लिया, वॉर कैसे हारे जर्मनी ये भी बता दो। हिटलर एंड उसकी आर्मी जो थे, ये लोग सर्बिया, जो सोवियत यूनियन का एक स्टेट है, आज एक मुल्क अलग से सर्बिया, अगर आप गूगल करें, सर्बिया दुनिया की ठंडी तरीन जगहों में से एक है, जहाँ पे -40 -50 पे टेम्परेचर होता है, सही है। कि मतलब हम जैसा बंदा तो वहाँ पे जम के मर जाए, तो वहाँ के लोगों को सिर्फ टेम्परेचर को बर्दाश्त करना आता है, सही है। जो जहाँ पे रहते हैं उनकी बॉडी वैसे आदत में होती है। तो इन्होंने सर्बिया के मुकाम पे एंटर करना चाहा और अटैक करना चाहा। सर्बियन आर्मी ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। सर्बियन आर्मी को आदत थी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की, और इनको फंसा के रखा बीच में। ये लोग उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सके और इनकी आर्मी आधे से ज्यादा तो वैसे ही ठंड से मर गई, और बाकियों को इन्होंने अटैक करके मार दिया। और कुछ किताबें कहती है हिटलर ने अपने आप को मार दिया, कुछ कहती है उसने जो है फांसी ले ली। अगर आपने फॉक्सी गाड़ी देखी है, फॉक्सी कार देखी है आपने, जिसका इंजन कहाँ होता है? पीछे। फॉक्सी गाड़ी जर्मनी के जो जर्मन इंजीनियर थे उन्होंने ही बनाई थी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम, उस बर्फ के अंदर चलाने के लिए, क्योंकि आगे वाली गाड़ियां जो थी जिनका इंजन आगे होता था वो बर्फ के अंदर रुक जाती थी ठंड से। तो ये पीछे वाली गाड़ी बर्फ हटाती भी जा रही है और इंजन इनका गर्म है तो वो चलती रहती थी। इस तरीके से ये गाड़ी डिजाइन हुई थी फॉक्सी कार उस टाइम में, ये भी बात याद रखिएगा।
सही है भाई। अब यहाँ तक हो गया ये। अब आप कहेंगे ये चैप्टर यूनाइटेड नेशन है, मैं आपको कहाँ गली चुरंगी के ऊपर घुमा रहा हूँ, तो जरा बैक टू टॉपिक आते हैं। अब जरा हम बैक टू टॉपिक जब आते हैं तो पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कौन सी बनी थी? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फेल हो गई और फिर वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुई? 1945। एंड 1945 होते साथ जो पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो कौन है? दी यूनाइटेड नेशंस। दी यूनाइटेड नेशंस वो पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेटअप हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेटअप हुई, जिसका इनिशिएटिव क्या था कि वो दुनिया में जंग दोबारा नहीं होने देगी। और आप देख लें 1945 के बाद आज क्या चल रहा है, 2020 वर्ल्ड वॉर 3 इसने नहीं होने दी। इसको लीड कौन कर रहा है? वैसे तो 5 मुल्क हैं इसके अंदर जो लीड कर रहे हैं। अब अगली क्लास का जो लेक्चर आपको मिलेगा उसमें सारी बातें डिस्कस होंगी, लेकिन लीड अगर हम देखें ना एक तरीके से, जो मतलब बाकी तो 4 कंट्रीज और है, लेकिन इन सिंगल टर्म्स जो लीड कर रहा है वो यूएस कर रहा है। सही है। यहां तक की बातें समझ आ गई? कोई सवाल? अब आपको मैंने बता दिया कि यूएन बनी कैसे। अब यूएन के बारे में और उससे रिलेटेड पहला पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। सही है। नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे, और फिर उसके बाद आशूरा है, आशूरा की छुट्टी। लेकिन कोशिश मेरी है कि मैं 2 वीडियोस आपको मिलेंगी, या आपको थर्सडे फ्राइडे एक लेक्चर चलेगा, ताकि आज काफ़ी ज़्यादा ऑफ हुए हैं इस महीने में, तो मेरे लेक्चर जो है वो लेसन प्लान से थोड़ा सा पीछे हो गए हम, तो हमने उसको कवर अप करना है। सही है। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, एंड टिल देन अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, क्वेश्चन नहीं है तो यू मे कैरी फॉरवर्ड।